नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस देश में ऐसे बिरले ही लोग हैं जो काम वो हाथ में ले और उसको कंप्लीटली पूरा करें और साथ ही साथ अपनी एक पहचान भी छोड़ जाए, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो योग का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे वो देश सेवा का क्षेत्र हो। बाबा रामदेव उन लोगों में से हैं जिन्होंने जिस कार्य को अपने हाथ में लिया अंततः उसको पूरा किया, और न केवल पूरा किया बल्कि अपनी कंपनी पतंजलि को देश की टॉप 10 कंपनियों में वो लेकर आ गए हैं। हालांकि वो ये कहते हैं कि वन पेड ब्रांड एम्बेसडर है पतंजलि के, लेकिन फिर भी स्वामी जी मैं ये जरूर कहूंगा कि अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, नाम ले लो आप पूरे, सलमान खान, सबकी आपने बत्ती गुल कर दी, क्योंकि आपसे बड़ा ब्रांड प्रमोशन करने वाला आज की तारीख में इंडियन टेलीविजन पर, इंडियन एडवर्टाइजमेंट मीडियम पर कोई नहीं है। देखो भाई, देखो मैं हकीकत में काम करने वाले व्यक्ति, मैंने कोई सपने नहीं बेचता, न मैं कोई ग्लैमर बेचता हूं, न मैं कोई आर्टिफिशियल डिजायर भूख लोगों में पैदा करता हूं। बस इतनी बात कहता हूं, देखो भाई, योग करोगे तो हमारा स्ट्रक्चर, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारे सोल, तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस अच्छे होंगे। और मैं कहता हूं आई एम द लाइव एग्जांपल। मैंने योग किया और कर्मयोग किया, जिसको लोग पावर कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, जिसको योग करोगे तो हमारा स्ट्रक्चर, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारे सोल, तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस अच्छे होंगे। और मैं कहता हूं आई एम द लाइव एग्जांपल। मैंने योग किया और कर्मयोग किया, जिसको लोग पावर कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, जिसको लोग सक्सेस कहते हैं। जिंदगी में इनके तो पीछे लोग भाग रहे हैं और वो मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया। बाबा, आप पर एक आपके जो विरोधी हैं, जिन्होंने कई लंबा राजनीतिक विरोध किया, वो आप पर ये आरोप लगाते हैं कि बाबा योग गुरु तो रहे नहीं, वो तो व्यापारी बन गए हैं। क्या योग करते करते व्यापार करना भारतीय शास्त्रों के हिसाब से आपकी जो टीचिंग है उसके हिसाब से गलत है? क्या योगी को व्यापारी नहीं होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि ये जो लोग टिप्पणियां करते हैं इनको थोड़ा शास्त्र अध्ययन कर लेना चाहिए। गीता में योगी की सन्यासी की क्या परिभाषा दी है? मैंने गीता से लेकर के वेद, दर्शन, उपनिषद पढ़े हैं। मैं बेपढ़ा लिखा सन्यासी नहीं हूं, मैं कोई सुल्फा जो है पीने वाला सन्यासी नहीं हूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और मैं सन्यास को जीता हूं। आज भी जमीन पर सोता हूं, ये 2 कपड़े पहनता हूं। और इतना ही नहीं दीपक भाई, आज तक मैंने बैंक अकाउंट नहीं खुलाया और अंतिम श्वास तक स्वामी रामदेव अपने लिए कुछ भी नहीं करेगा। आप राजनीति में बहुत रुचि रखते थे, लेकिन आपने हाल के दिनों में राजनीतिक बयानबाजी कुछ कम कर दी है। मैं उस पर भी आऊंगा कि ऐसा क्यों, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक दुनिया में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री हो गया है, एक राजयोगी जो है, एक योगी जो है वो राजयोगी बन गया है, मुख्यमंत्री बन गया है। क्या अब वक्त नहीं है कि एक योगी को राष्ट्रपति बने? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत पुराना प्रेम है दीपक भाई। मेरी कभी भी कोई राजनीतिक पद पाने की इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि देश में अच्छे लोग राज करें। मैं जरूर चाहता हूं कि एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट हमारे देश के अच्छे बने, ईमानदार हों, देशभक्त हों। बस इसके अलावा अपने कोई चाह नहीं है। और क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वो प्रेसिडेंट बनकर के नहीं, स्वामी रामदेव बनकर के ही कर सकता हूं। स्वामी जी, आगे बढ़े तो जो दूसरा मुद्दा आता है वो ये आता है कि आपने 2014 के चुनाव से पहले बड़े खुलकर कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। बाकायदा आपने लाखों गांव की यात्रा की थी, लाखों किलोमीटर, 20 लाख किलोमीटर, हाँ जी, 20 लाख किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। अब आप एक सजेशन किसी अच्छे नाम का राष्ट्रपति के लिए भी दे सकते हैं। कोई नाम है आपके दिमाग में? दीपक भाई, आप मुसीबत में मत फंसा। नहीं, मुसीबत में नहीं फंसा रहा हूं, मैं सिर्फ राय ले रहा हूं, क्योंकि आप बेबाक और बेहिचक राय अभी बोलूंगा तो ये इंडिया न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी और मेरी मुसीबत हो जाएगी। इसमें तो कबीर साहब वाला वही अच्छा है, न कहो से दोस्ती न कहो से बैर। मोदी जी, अमित जी, गडकरी जी और जेटली जी, राजनाथ जी आदि जो भी मिलकर के सोचेंगे, लोग अच्छा ही सोचेंगे। और मैं तो कहता हूं, एक बात तो जरूर कहूंगा मैं इसमें, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए और यूपीए दोनों को मिलकर के तय करने तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि
इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें कम से कम एक पोस्ट तो ऐसे होनी चाहिए प्रेसिडेंट की जो एकदम राजनीति से परे हो, और ऐसे लोग हैं हमारे देश में, हिंदुस्तान में, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड से ले लें, चाहे सोशल फील्ड से ले लें, चाहे पॉलिटिकल फील्ड से भी ले लें, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। मतलब कुछ नाम तो आपके दिमाग में है जो शॉर्ट लिस्टेड हैं, आप बताएंगे नहीं, एक अलग बात है, हकीकत है ना? हाँ, ये बात हकीकत है कि मेरे दिमाग में है, लेकिन आपसे नहीं बोलना चाह रहा। तो आप किससे बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से? यह मौन योग अच्छा है। पहले ये कहा जाता था कि बाबा खुलकर अपनी बात करते हैं, जो रामलीला कांड के अंदर हुआ, जिस तरह से कांग्रेस ने आपको हॉन्ट किया, जिस तरह से आप पर केसेस रहे, उसके बाद आपने ये कसम खाई कि कांग्रेस जो है कम से कम 2014 के अंदर सत्ता के अंदर ना आए, और सत्ता विरोधी लहर उनके लिए ऐसी थी, उन्होंने कर्म ऐसे किए थे कि वो पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बाबा की धार जो उनके विरोध की है वो थोड़ा कुंद हुई है। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्या इसलिए कि बाबा आप न काहू से दोस्ती न काहू से बैर रखना चाहते हैं? सोनिया गांधी के लिए भी वही शब्द, राहुल गांधी के लिए भी वही शब्द, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी वही शब्द। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सत्ता में हैं वो लोग ठीक काम कर रहे हैं, माने उनकी नीयत, उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व देश के लिए शुभ है। हर आदमी चाहता है बस मोदी जी कुछ ऐसा कर दें कि रातों रात सब कुछ बदल जाए। इतना मैं देख पा रहा हूं कि मोदी जी वोट बैंक बनाने वाला काम कम और देश बनाने वाला काम ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपने आप को अपनी मूल धारा में केंद्रित कर दिया है, विड्रॉ किया। और साहब क्यों विड्रॉ करना कोई आसान काम है क्या? इस देश में मैं चाहता तो क्या नहीं कर सकता था? ये राजनीतिक दृष्टि से आप बात करें, मैं ये अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं एक बात मतलब बहुत कम बोला है शायद मैंने, इसको आज बोल देता हूं। यदि मैं चाहता तो अलग से राजनीतिक पार्टी बना के कम से कम 100 से ज्यादा तो पहली बार सांसद भेज देता हिंदुस्तान की संसद में। लेकिन मैंने देखा कि मैं इस देश में राज करने के लिए नहीं आया हूं। मैं इस देश में जन्म से ही एक योगी पैदा हुआ हूं, और मैं योगी हूं, मैं कर्मयोगी हूं। लेकिन मुझे लगता है कि जब मेरे देश के ऊपर कोई प्रश्न आता है तब मुझे खड़ा होना चाहिए। मैं खड़ा हुआ, और आगे भी कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो खड़ा होगा। बाकी अपना योग और कर्मयोग करता रहूंगा। देखिए, आप हर फोरम पर दिखाई देते हैं, आप रियलिटी शोज की फोरम पर भी दिखाई दिए, और हमको कई दिलचस्प नजारे दिखे। मैं बिल्कुल ये बड़े लाइट मूड में है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आपने रवीना को कैसे योग कराया। ये बहुत अच्छा किया, एक बार रवीना के लिए ताली बजाओ। अरे आप लोग ताली मत बजाओ, आप ही करो, उनके लिए बोला था ताली बजाने। हमारा हाथ बिजी है ताली मारने में। फिर ये नीचे, फिर ऊपर, क्या बात, कितने काम से आज रवीना जी का पूरा पर डे वसूल हो रहा है। कपिल का योग के साथ साथ आपने ब्रेट को जो योगा कराया था, और वाकई वो आपकी कंपटीशन में था। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉमेडी के किंग की बोलती अगर आपने बंद करी थी तो कैसे करी थी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हर तरह के फन में मास्टर होते हैं। आप टीवी से लेकर अपने सीरियल, आपने मेरा सुपर डांसर नहीं देखा? सुपर डांसर भाई हमारे पास होगा, बिल्कुल होगा। और कुश्ती और रणवीर वाला वीडियो देखा था आपने? रणवीर वाला वीडियो दिखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं दिखा नहीं सकता हूं। और हमारे जो रेसलिंग लीग में भी आपकी कुश्ती हुई थी, उसका वीडियो भी मैंने देखा था, आपने किस तरह से एक विदेशी पहलवान को पटका था। सोनाक्षी की बात करते हैं कि बाबा ने सोनाक्षी सिन्हा को कैसे योग सुनाया। सोनाक्षी, अकेले पन में जिंदगी जीना बड़ी तनाई है। आ जाओ, योग हल्का हल्का कराएंगे। आ जाओ। ऐसा चलो, लंबे लंबे सांस लेना छोड़ना। कैसे? तो सोनाक्षी जो है वो योगा नहीं कर रही थी, आपने टोका नहीं उसको?
बच्चे सीख रहे हैं, सीख जाएंगे। मैं ऐसा सुना है कि सिद्धू जी योग करते हैं, क्या आपने आपके साथ शेयर किया? मैं काफी फिट हैं और योग करते हैं। सिद्धू जी क्या उठाना है? ये नहीं, ऐसे थोड़ी ना। ये तो देखो सिद्धू जी चीटिंग हो गई। अभी चौकड़ी लगा, 11 नंबर है, लगा अभी चौकड़ी। आप तो 12 नंबर का खाते हैं। चौकड़ी लगा डॉक्टर साहब, लगा और उठा। मैं तो कहता हूं उठाओ ऐसे। क्या बात है कपिल शर्मा, पीछे से उठा हुआ है, पीछे से उठा है, हाथ पीछे। अब आपको ये भी पता होगा कि इस शो के दो मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर और कपिल में थोड़ी तनातनी हो गई है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आपने वो सलाह दी है इन दोनों को कि थोड़ा शांत रहा करो, झगड़े मत किया करो, फिर से साथ आ जाओ? कुछ भी हो जाए, आदमी को कभी भी किसी के साथ में हल्की बात नहीं बोलनी चाहिए, ओछी बात नहीं बोलनी चाहिए। और दूसरा, अपने ईगो पर कंट्रोल रखना चाहिए। मैंने बीच में बोला था सोनी वालों से, मैंने कहा तुमसे बात ना बने तो मुझे बता देना। तो आप ऑफर कर रहे हैं कपिल और सुनील ग्रोवर की दोस्ती? दोनों हमसे बहुत प्रेम करते हैं, सुनील ग्रोवर भी बहुत प्रेम करते हैं, कपिल भी प्रेम करते हैं। शायद फिर कोशिश तो कर रहे हैं, जब नई बात बनेगी तो हम तो है। बाबा, आप छोटे पर्दे पर आ गए, आप तमाम टेलीविजन में स्टार हैं, आप कई 2 दशक हो गए ऑलमोस्ट आप योग सिखा रहे हैं, आप घर घर में जाने जाते हैं, मोस्ट पॉपुलर नेम है। अब हम ये सोच रहे हैं कि बाबा फिल्मों में कब आएंगे, बड़ा पर्दा, सलमान खान वर्सेस बाबा रामदेव? ऐसा देखो, मैं बेसिकली कोई एक्टर तो हूं नहीं, हाँ इतना जरूर है मैं थोड़ा हल्के मूड में रहता हूं। अभी बहुत लोगों ने ऑफर किया था बायोपिक के लिए, मैंने कहा भाई देखो इसमें जो है एक तो कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, और दूसरा शायद अभी बहुत बड़े रूप में शायद किसी जिंदा आदमी के ऊपर वर्ल्ड में पहली बार बहुत बड़ी स्टोरी डिस्कवरी कर रहा है, और वो वर्ल्ड वाइड उसको दिखाना चाहता है। मुझे लगता है शायद इसी साल वो लॉन्च हो जाए, तो हम उसमें आपको देखेंगे। अब क्या उसका फॉर्मेट होगा, लेकिन जो है वो एक बहुत बड़ी स्टोरी होगी। चलिए थोड़ा सीरियस नोट पे आते हैं बाबा। हाल ही के दिनों में एक ट्रेंड चल निकला है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि कहीं पे भी खड़े हो जाओ और जो मन में आए सेना के लिए बोल दो, खासकर अपोजिशन पार्टी की तरफ से। कल एक सांसद ने उसे सड़क छाप गुंडा कह दिया हमारे आर्मी अध्यक्ष को। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, राहुल गांधी ने यह कह दिया कि सैनिकों के खून की दलाली नहीं होनी चाहिए। वाकई ये क्या बातें हैं, ये क्या ऐसी बातें हैं जो इन बड़े नेताओं के मुख से शोभा देती हैं, और क्या हर चीज पर सवाल उठाना ठीक है? देखिए, जैसे मुख्य न्यायाधीश हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, उसी तरह से हमारे सेनाध्यक्ष, इन तीन के ऊपर तो कम से कम प्रश्न मत उठाओ। बाबा, चंपारण में आपने कहा, जब चंपारण सत्याग्रह के उसको 100 साल को मनाने के लिए आप गए थे, तो आपने कहा था कि भारत को अब तुरंत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कब्जा कर लेना चाहिए या अपने वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा ही है। हमारा है, और हमारे अपने हिंदुस्तान के नक्शे में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। मैंने कहा था 3 में से एक काम तो जरूर करना चाहिए, या तो पाक अधिकृत कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लो, या वहां जितने भी आतंकवादी कैंप चल रहे सबको ध्वस्त कर दो, और तीसरा काम ये जो हाफिज और एक अजहर और एक ये जो डी कंपनी वाला दाऊद, इन का 3 को जिंदा या मुर्दा बस हिंदुस्तान को सौंप दो। ये मोदी जी को देश युगों युगों तक याद करेगा। बाबा, अगर हम आगे बढ़े और आपके इनिशिएटिव्स की बात करें तो उसमें एक बड़ा इनिशिएटिव एजुकेशन भी है, जिसको पतंजलि अपने हाथ में लेना चाहती है अपनी कंपनी को लॉन्च करने के बाद। लेकिन पढ़ने में ऐसा आया है, या एक भ्रांति हो सकती है, इंटरनेट पर मैंने जो रिसर्च किया उसमें मुझे ये मिला कि एक स्टूडेंट को अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे साल भर वहां पढ़ने के लिए। सवाल ये है कि क्या ये अफोर्डेबल एजुकेशन होगा कि हम 2-2 लाख के अंदर एक सीट की फीस लें? हम एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कम से कम 25 से 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उसके अलावा
हमारे लिए ये कोई स्कूल कोई बिजनेस नहीं है, एजुकेशन बिजनेस में हम नहीं जाना चाहते। तो मुझे लगता है जिनको भी कोई कुछ लिखा होगा किसी ने तो उसको लैक ऑफ नॉलेज होगा। हमारे आचार्य कॉलेज में जहां पर समर्थ बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर भी कम से कम जो है ऐसे कम 25 से 50 बच्चे होंगे जिनको हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं। आचार्य कुलम ये शब्द जो है ये आधुनिक शिक्षा और नवीनतम शिक्षा का कॉम्बिनेशन है और गुरुकुल जो है वो केवल प्राचीन शिक्षा पर ये शब्द क्यों? ये शब्द इसलिए हमने रखा कि गुरुकुल कहने से खाली लोग संस्कृत पढ़ाएंगे और कोई मॉडर्न शब्द हमको अच्छा नहीं लगा। और आचार्य कुलम ऐसा है कि जिसमें हमने एक नया ब्रांड नेम दिया है और जिसमें हम मॉडर्न साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और सारे न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी भी हो और आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता भी हो, उनमें हम बच्चों को वेद, दर्शन, उपनिषद भी पढ़ा रहे। तो ये हमारा आधुनिकता और आध्यात्मिकता का एक संगम। बाबा, अगर आपके सबसे बड़े मुद्दे की बात की जाए जिसको आपने कई दशकों से उठाया है, लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप काले धन का मुद्दा भूल गए हैं। ये वाकई आपका क्रिटिसिज्म है या आपको ये लगता है कि लोग जानबूझ के इसको हवा देते हैं? आप अब ये मुद्दा उठाते ही नहीं, क्यों? देखो, जब भी काले धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था का प्रश्न आता है तो मैं मुखर होता हूं। 90% काला धन देश के अंदर है, करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की काले धन की अर्थव्यवस्था। अब उसमें 10% बाहर गया। मोदी जी ने देश के आंतरिक जो काला धन है उसके ऊपर सब तरह की कार्रवाइयां की हैं, तो करीब 90% काम तो किया है। बहुत शोर शराबा भी हुआ, लेकिन करीब जो है 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो बैंकों के अंदर जब पैसा गया तो वो चैनलाइज हुआ। जो अंडरग्राउंड करीब 90% काम तो किया है। बहुत शोर शराबा भी हुआ, लेकिन करीब जो है 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो बैंकों के अंदर जब पैसा गया तो वो चैनलाइज हुआ। जो अंडरग्राउंड, अनविजिबल, अनअकाउंटेड जो इकोनॉमी चल रही थी, कम से कम मेन स्ट्रीम में अभी लौट रही है और देश की अर्थव्यवस्था उससे पटरी पर आएगी। ये बड़ा साहसिक कदम था करेंसी रिकॉल करना, डिमोनेटाइज, नोटबंदी जिसको हम कहते हैं आम भाषा में। और अब जो विदेशों में काला धन जमा है उसके ऊपर भी मोदी जी जरूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मोदी जी का इरादा साफ है। एक आखिरी सवाल, इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप इसका सबसे बड़ा कार्यक्रम अहमदाबाद के अंदर करने जा रहे हैं। कुछ लोग इसमें से भी अर्थ निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा ये कार्यक्रम हम अहमदाबाद में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी साल गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव होने। अब देखो, या तो ऐसा करो लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा दो, जिससे कि रोज में देश के लिए आसान भी हो जाए, ये ऐसा भी कम खर्चा हो। हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका। ऐसा हो जाए तो अच्छा है। अब मैं कहीं पर भी कुछ भी करूंगा तो कहीं ना कहीं तो चुनाव चल रहा होगा। अभी मध्य प्रदेश में करता तो वहां पर भी चुनाव की बात कहते हैं। अभी जो है मैं हिमाचल में करता तब भी चुनाव की बात कहते। यदि मैं यूपी में करता तो बोलते देखो यहाँ पर योगी, दोनों योगी मिलकर के जश्न मनाने आ गए। लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना है। एक योग करने वाला जो है वो सीएम बन गया, एक योग करने वाला पीएम बन गया। राहुल जी योग करेंगे तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं योग करने वाले को राष्ट्रपति बन जाए तो दिक्कत क्या है। तो राहुल जी भी योग करेंगे तो पहले तो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे, उनके भी अच्छे दिन आ जाएंगे। और हो सकता है योग करते करते एक दिन वो भी आसन करते करते सिंहासन पर भी बैठ जाए। मैं तो सबको नेक सलाह। लोग कहते हैं वो विपश्यना करते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है। मैंने मतलब मेरे पास कोई पक्का प्रूफ नहीं है। मैं कभी कभी थोड़ी जोक भी कर देता हूँ, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। नहीं क्या दीजिए, क्या दीजिए आप। इसी नोट पे हम खत्म करते हैं। हम बोलेंगे कि बिल्कुल लाइटर मूड में था। विपश्यना दो तरह से होती है। एक जो होता है विपश्यना, आप जो है अंतर्मुखी होकर के सूक्ष्म दृष्टि होकर के देखते हैं। एक विपश्यना करते तो उल्टा देखना। तो जो है राहुल जी सीधा देखना शुरू करें, सीधा सीधा योग करें, तो मुझे लगता है उनका भी राजयोग अच्छा हो जाएगा। चलिए स्वामी जी, आप आए यहाँ पर, हम आपसे योगा भी सीखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आपने जो दिल खोलकर हमसे बात की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपके साथ जब बात करो ना तो रुकने का मन नहीं करता, कहता है लगता है कि इस बात पे और बहस हो जाए, क्योंकि मेरा एक मुद्दा अभी बाकी है कि अगर हमारे पास बड़ी बड़ी टेक्निक
सतयुग के अंदर थी, तो वो गायब कहां से हुई? और अब उस पर नए लोग रिसर्च क्यों कर रहे हैं? आपने जो रिसर्च की संस्था डेवलप की है उसी के आधार पर, लेकिन शायद वो फिर कभी। फिलहाल इस कार्यक्रम में एक ब्रेक। हाँ, ये जरूर याद रखिए कि योग दिवस के मौके पर बाबा रामदेव के स्पेशल योग आसन हम आपको दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।